चीन का तुर्की प्लान, एर्दोगान को होगा जमकर फायदा। एक दो नहीं, जिनपिंग $60 बिलियन का करेगा निवेश। रूस को बाईपास कर यूरोप एशिया व्यापार के लिए नया रास्ता। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अफ्रीका में पुतिन का जलवा, बोरिया बिस्तर बांध रहा पश्चिमी देश, रूस बना रहा सैन्य बेस, क्या है प्लान। इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान के सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी, 2 जजों की हत्या से बवाल। आखिर कौन था यह शख्स और कैसे हुई इतनी बड़ी घटना। सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, चीन ने तुर्की के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इस रूट के जरिए यूरोपीय माल ढुलाई कंपनियों को रूस को बाईपास करते हुए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इस तरह का रूट कंपनियों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। तुर्की का रेल नेटवर्क चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का अहम हिस्सा है, जो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ने में मदद करता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्ट इन तुर्की के अध्यक्ष बुरक डागली ओगलू ने कहा है कि चीन ने परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। रेलवे निवेश के लिए बहुत बड़ी संभावना है। रेल के अलावा चीन ने तुर्की में इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा परियोजनाओं में भी रुचि दिखाई है। तुर्की चाहता है कि वो यूरोप और अन्य देशों के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता बन जाए। ये समय उसे मुफीद लग रहा है, क्योंकि यूरोपीय व्यापारी यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के बजाय नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। दरअसल चीन और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक बड़ा रास्ता रेलवे नेटवर्क है, लेकिन अभी भी यह रास्ता रूस से होकर गुजरता है। इस नेटवर्क का 90% से ज्यादा यातायात उत्तरी गलियारे से होता है, जो रूस और बेलारूस से होकर जाता है। हालांकि यूरोप अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है, क्योंकि रूस के साथ चल रहे युद्ध की वजह से स्थिति बदल रही है। यूरोपीय संघ ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और रूस ने भी जवाबी प्रतिबंध लागू किए हैं, जिससे व्यापार और माल ढुलाई में कई चुनौतियां आ रही है। इसका असर चीन यूरोप के व्यापार पर भी पड़ा है। चीन और यूरोप के बीच रेल यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रूसी रेलवे की क्षमता काफी कम पड़ गई है। इसलिए अब ध्यान मध्य गलियारे पर दिया जा रहा है, जिसमें तुर्की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मध्य गलियारे उत्तरी गलियारे से छोटा है और ये चीन से होकर मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, दक्षिणी काकेशस और तुर्की होते हुए यूरोप तक जाता है। यूरोप अब रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से तुर्की इस मार्ग के जरिए खुद को एक अच्छे विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। दरअसल चीन की BRI का समर्थन करने वाले पहले देशों में तुर्की भी शामिल था। 2015 में तुर्की और चीन ने एक समझौता किया था ताकि BRI को मध्य गलियारा पहल से जोड़ा जा सके। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया। इसके अलावा चीन की सरकारी कंपनी CRRC झुआओ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पहले से ही तुर्की में एक कारखाना चला रही है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाता है। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR में रूसी सैनिक राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्चेज तौडेरा की सुरक्षा में तैनात है। CAR में विद्रोही समूह तौडेरा को हटाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ रूस उनकी मदद कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले तौडेरा से मुलाकात भी की है। ये रूस के अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने और पश्चिम के दबदबे को कम करने की उसकी कोशिश को दिखाता है। CAR के अलावा भी कई अफ्रीकी देश हैं जहां तख्ता पलट की कोशिशें और सशस्त्र विद्रोह चल रहे हैं। रूस इन देशों को सुरक्षा सहायता देते हुए अपनी हाजिरी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों की दखल घट रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में रूस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर उन इलाकों में रूस की मौजूदगी ज्यादा है जहां खनिज संपत्ति बड़ी मात्रा में और विद्रोह के कारण हालात अस्थिर बने हुए हैं। इन देशों में पश्चिमी देशों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और यहां से पश्चिमी देशों के सैनिकों की वापसी हो रही है। आइवरी कोस्ट और चाड ने हाल ही में नाइजर, माली और बुर्किना फासो की तरह फ्रांस और पश्चिमी सेनाओं से वापस जाने की मांग की है। ये देश सुरक्षा सहायता के लिए रूस की ओर रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
इक्वेटोरियल गिनी जैसे देश जो पहले फ्रांस के औपनिवेश नहीं थे, वो भी रूस की ओर देख रहे हैं। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के अलावा भी रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस की सेना अब पूर्वी लीबिया के एयरबेस से उड़ानें भर रही है, जिनमें से कुछ माली जा रही है। इसका मतलब यह है कि रूस अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपने सैन्य अभियानों के लिए सीरिया में अपने ठिकानों के खत्म होने के बाद लीबिया का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि अफ्रीका में रूस की बढ़ती मौजूदगी व्लादिमीर पुतिन की उस योजना का हिस्सा है जिसमें वो दुनिया में पश्चिमी देशों की ताकत को कमजोर करके अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अफ्रीका में रूस की भागीदारी को हर कोई सही नजर से नहीं देखता। अफ्रीकी इतिहास के जानकार रूसी इतिहासकार इरिना फिलाटोवा कहती है कि रूस के सैनिकों का काम इंसानों की मदद करने जैसा नहीं लगता। इरिना का कहना है कि रूस अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर ताकत और पैसा दोनों हासिल करना चाहता है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए नए सोर्सेज से पैसा जुटा रहा है। अफ्रीकी देशों के खनिज संसाधनों से भी रूस को फायदा हो रहा है और यही पैसा यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। CAR के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा विपक्षी सांसद मार्टिन जिगुएले ने भी कहा है कि उनके देश की संपत्ति चोरी छिपे रूस से भेजी जा रही है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, तेहरान में शनिवार को ईरान के सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने गोलीबारी की। इस हमले में 2 जजों की मौत हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने दावा किया है कि जजों को उनके कमरों में घुसकर मारा गया है। दोनों जज नेशनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, जासूसी के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दोनों पर गोली चलाने के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया। पूरी घटना में एक और जज भी घायल हुआ है। इसके अलावा एक बॉडीगार्ड भी घायल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:45 पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों को निशाना बनाया गया उनकी पहचान अली रजीनी और मोकी सेह के तौर पर हुई है। ये ईरानी न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा फांसी की सजा सुनाए जाने के चलते दोनों जजों को हैंगमैन कहा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर जस्टिस डिपार्टमेंट का ही कर्मचारी था। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के कोर्ट हाउस से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। दरअसल रजीनी की 1988 में भी हत्या की कोशिश की गई थी। उस दौरान उनकी बाइक में मैग्नेटिक बम लगाया गया था। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक दूसरे जज मोकी सेह पर अमेरिका ने 2019 में बैन लगा दिया था। ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी की सजा देने वाले देशों में से एक है। ईरान में 2024 में 901 लोगों को मौत की सजा दी गई। इनमें 31 महिलाएं भी शामिल है। पिछले साल दिसंबर महीने के एक हफ्ते में 40 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।